दोस्तों मैं हूं दानिश सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में ब्लड जो फ्लो करता है वह क्यों करता है। दोस्तों हमारा हार्ट ही वो ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। पंप करने के बाद ब्लड पूरे शरीर तक पहुंचता है, शरीर के एक एक हिस्से तक पहुंचता है। दोस्तों क्या आपको मालूम है जब ब्लड पंप करता है तो उसका कुछ प्रेशर रहता है। दोस्तों सिस्टोलिक भी एक प्रेशर है और डायस्टोलिक में भी एक प्रेशर बनता है। सिस्टोलिक प्रेशर में जनरली 120 mmHg होता और डायस्टोलिक 80 mmHg जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल का होता। तो ये 120/80 mmHg जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल का प्रेशर ब्लड प्रेशर लिखा हुआ रहता। लेकिन दोस्तों अगर सोचो ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा, या ब्लड वेसल से फ्लो कर रहा उस ब्लड वेसल में कुछ फैट या कुछ इम्प्योरिटीज़ भर जाए या धीरे धीरे फैट से ब्लॉकेज हो जाए तो हमारे शरीर पे क्या होगा। दोस्तों आज इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में या सर्कुलेशन डिसऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले नंबर पे हाई ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80 mmHg जो कि 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। लेकिन दोस्तों जब यही बढ़ जाता 120/80 से जब 140/90 तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 130 के बीच में और डायस्टोलिक प्रेशर 80 के अंदर ही रहता। तो इस प्रेशर को बोला जाता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर धीरे धीरे उस टाइम में बढ़ रहा होता। उसके बाद आता है दोस्तों जब सिस्टोलिक प्रेशर जब 130 से 140 के बीच में और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 90 के बीच में होता है तो इसे हाइपरटेंशन का फर्स्ट स्टेज माना जाता। और अगर दोस्तों यही प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाइपरटेंशन का सेकेंड स्टेज बोला जाता है। और अगर दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर 180 से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाता है तो यह हाइपरटेंशन क्राइसिस कहलाता। दोस्तों हाइपरटेंशन का अक्सर कोई सिम्टम नहीं होता, मगर लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहने से हार्ट स्ट्रोक का भी खतरा रहता। इसका ट्रीटमेंट है हमें उच्च पोषक तत्व वाला खाना खाना चाहिए, कम नमक वाला खाना खाना चाहिए तथा हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए। मेडिसिन आता है दोस्तों, उसमें आता है दोस्तों डायूरेटिक या बीटा ब्लॉकर या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या दोस्तों वैसोडायलेटर, ये सारे दवा आते हैं। यह दूसरा हार्ट डिजीज़ है दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों असल में यह बीमारी तब शुरू होता है जब हृदय तक रक्त पहुंचाने वाला मुख्य ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है। डैमेज होने का मतलब यह है दोस्तों जब ब्लड वेसल के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू की जमा हो जाता है। ब्लड वेसल का लूमेन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी वो नैरो हो जाता है। कोरोनरी आर्टरीज द्वारा ही ब्लड ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट हृदय तक पहुँचाता। लेकिन जैसे ही लूमेन कम हो जाता है तो हृदय तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट तथा ब्लड कम पहुंचता है जिससे सीने में दर्द होता है। दोस्तों इसका भी कुछ सिम्टम नहीं होता, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों स्मोकिंग हम लोग कम करना है, दूसरा वेट लॉस करना है, तीसरा लो फैट वाला डाइट खाना तथा फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है। दोस्तों बहुत सारा मेडिकल ड्रग्स आता है, उसमें हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आता है स्टेटिन, एंटी कोगुलेंट, बीटा ब्लॉकर, एंटी एंजाइनल एंड कैल्शियम चेन ब्लॉकर। और इससे भी कंट्रोल नहीं होता, अगर सर्जरी करना होता है तो सर्जरी में क्या करते हैं दोस्तों कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी किया जाता है। तीसरा डिजीज है एंजीना। दोस्तों एंजीना को एंजीना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें ब्लड वेसल का लूमेन जो होता है, मतलब किसी पाइप के अंदर जो होल होता है उसे ही लूमेन कहा जाता है। उसी तरह ब्लड वेसल के अंदर भी एक होल होता है दोस्तों जिससे ब्लड का फ्लो होता है। जब वो लूमेन बंद या कम हो जाता है जिससे हार्ट मसल तक बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिससे दोस्तों सीने में बहुत तेज़ दर्द होता। दोस्तों इसका सिम्टम क्या है, इसका सिम्टम है दोस्तों डिजीनेस, फैटिग थकावट, हल्का सर दर्द होना, पसीना आना, इंडाइजेशन या नौसिया या रैपिड ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फास्ट हार्ट रेट हो जाता है। ट्रीटमेंट है दोस्तों फिजिकल एक्सरसाइज, वेट लॉस, स्मोकिंग को बंद करना। इसके लिए बहुत सारी दवा मार्केट में अवेलेबल है जिसमें दोस्तों एंटी एंजाइनल
बीटा ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटीकोगुलेंट। दोस्तों जब दवा से अगर कंट्रोल नहीं होता तो कुछ मेडिकल प्रोसीजर है जिसके द्वारा एंजीना को कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिकल प्रोसीजर क्या है? पहला दोस्तों कोरोनरी स्टेंट, कार्डियक कैथेटराइजेशन, रीवेसिकुलराइजेशन, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या एंजियोप्लास्टी। उसके बाद अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो थेरेपीज भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें है दोस्तों कार्डियक रिहैबिलिटेशन। दोस्तों अगर इससे भी नहीं हो रहा अगर कंट्रोल तो फिर हम लोग सर्जरी पे जाते हैं। तो दोस्तों सर्जरी में कोरोनरी आर्टरी बाईपास किया जाता है या हाइब्रिड कोरोनरी रीवेसिकुलराइजेशन किया जाता है दोस्तों इसके अलावा आता है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब ये नहीं कि हार्ट बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता। दोस्तों हार्ट फेल्योर का मतलब ये होता है कि जिस तरह हार्ट को काम करना चाहिए उस तरह काम नहीं करता। हृदय में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक बराबर नहीं होता जितना शरीर को चाहिए होता। दोस्तों हार्ट फेल्योर का मतलब कार्डियक अरेस्ट जैसा बिल्कुल नहीं होता। हार्ट फेल्योर को कॉग्निटिव हार्ट फेल्योर भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों लंग का कंजेशन भी हार्ट फेल्योर का मुख्य लक्षण होता है। कंजेशन का मतलब दोस्तों शरीर के किसी भाग में रक्त का जमाव। दोस्तों इसका सिम्टम क्या हो सकता है? सांसें धीमी हो जाना, थकान, पैरों में सूजन, धड़कन का तेज होना, ये सब कुछ सिम्टम है दोस्तों हार्ट फेल्योर का। इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा है दोस्तों स्मोकिंग को बंद करना। तीसरा वजन कम करना, कम सोडियम वाला भोजन करना। जैसे दोस्तों सोडियम क्लोराइड में मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, जैसे आता है डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, डाइटरी सप्लीमेंट, वैसोडाइलेटर और एंटी एंजाइनल। उसके अलावा दोस्तों मेडिकल प्रोसीजर भी है कुछ दोस्तों, उस द्वारा भी हार्ट फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी मेडिकल प्रोसीजर है जिसके द्वारा हार्ट फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है। हार्ट फेलियर कंट्रोल नहीं होता तो फिर सर्जरी किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। दोस्तों इसके अलावा आता लास्ट है जो कार्डियक अरेस्ट होता है। दोस्तों कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इसमें हृदय धड़कना बंद हो जाता है जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। इंडिविजुअल का डेथ भी हो जाता है। दोस्तों इसका मुख्य लक्षण है लॉस ऑफ कॉन्शसनेस या अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो कार्डियक अरेस्ट होने के बाद जल्दी सीपीआर किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दवा में यूज़ करते हैं बीपी सपोर्ट, इन्वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम ब्लॉकर और एंटी रिदमिक। मेडिकल प्रोसीजर में क्या है? कोरोनरी कैथेटराइजेशन।